Dear students, today I am going to tell you about mathematical models used to identify related sequences in databases, and this is part 1. In this, I am going to tell you how to construct position-specific scoring matrices. In short, these are known as PSSM. So, introduction to mathematical models is like this. To identify related sequences in databases, construction of position-specific matrices are done, profiles are made, and hidden Markov models are done from multiple sequence alignments. These are statistical models that reflect the frequency information of amino acids or nucleotide residues in a multiple alignment. They can be treated as consensus sequence for a given sequence family. However, consensus is not exactly a single sequence here, but rather a model that captures not only observed frequencies but also the predicted frequencies of unobserved characters. Observed frequencies means जो multiple sequence alignment करने के लिए हमने exactly सीक्वेंसेस लिए हैं, और अनऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स ऐसे सीक्वेंसेस जिनसे हमने ये मैथमेटिकल मॉडल नहीं बनाया है, फिर भी उसकी फ्रीक्वेंसीज, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनकी प्रेडिक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी इस मॉडल में शो होती हैं, दिखती हैं. सो द पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग सच अ मॉडल इज टू अलाउ partial matches with a query sequence, so that they can be used to detect a more distant member of the same family, resulting in an increased sensitivity of database searches. एक सीक्वेंस फैमिली के लिए एक मॉडल है, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं एक नए क्वेरी सीक्वेंस को. तो अगर ये इसमें कोई कैरेक्टर अनऑब्जर्व था मॉडल बनाते समय, मगर उसकी भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर उससे कंपेयर करके वैल्यूज़ ऐसी आती है कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं पहली वाली सीक्वेंस फैमिली से, तो वो उसका अगर डिस्टेंट है तो डिस्टेंट है, क्लोज है तब तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज से ज़्यादा मैच करेगा, लेकिन अनऑब्जर्व सीक्वेंसीज हैं, कैरेक्टर्स हैं, तो उनसे डिस्टेंट मेंबरशिप हो सकती है जिस सीक्वेंस फैमिली के मॉडल से हमने उसको कंपेयर किया है. तो इस तरह से नए क्वेरी सीक्वेंसेस भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एग्जिस्टिंग सीक्वेंस फैमिली को बिलोंग करते हों. इस तरह का मैट्रिक्स दिखता है. कैसे कंस्ट्रक्ट होता है और उसकी क्या खासियत है वो अब हम देखेंगे. सो डेफिनीशन: इट इज़ अ टेबल that contains probability information of amino acids or nucleotides at each position of an ungapped multiple sequence alignment. It resembles to Blossom and Pam, but it is complex, more complex than because it contains positional information of alignment. In such a table, rows represent residue positions of a particular multiple alignment and columns represent the names of residues और vice versa. मतलब कि ये जो नाम है ये इधर भी आ सकते हैं रोज में, और पोजीशंस इधर भी आ सकती है कॉलम्स में. द वैल्यूज जो एक्चुअली यहाँ पे आपको लिखी हुई वैल्यूज दिख रही हैं, they represent log odds scores of the residues calculated from multiple alignment. ओके, तो अब हम इसके आगे देखेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, ये मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट होती है. तो इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं. तो कैलकुलेशंस ऑफ रॉ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंडिविजुअल रेजिड्यूज, यहाँ पे हम ATGC का एग्जांपल ले रहे हैं, और ये हमारा मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है. तो रॉ फ्रीक्वेंसीज हर पोजीशन के लिए कैसे पता करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ रॉ फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेजिड्यूज, जिसको कि हम x कह रहे हैं हर सिंगल रेजिड्यू को. सो टोटल नंबर ऑफ x
एट सिंगल पोजीशन। इस पोजीशन पे कॉलम पोजीशन क्या है, यहाँ पे पोजीशन हियर इज अ कंप्लीट वन कॉलम। तो ये पूरा कॉलम है, ये रो है, तो कॉलम 1 पोजीशन 1 का रो 1 का फर्स्ट सेल वहाँ पे ए है। टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस इन दैट मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, यहाँ पे हम 5 सीक्वेंसेस से को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो नंबर यहाँ पे 5 होगा। रॉ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एट पोजीशन 1 कॉलम 1 ऑफ सिंगल फर्स्ट सेल, सिंगल एंड फर्स्ट सेल के बारे में हम रॉ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ए है, ये पूरे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में कितनी बार आया है, 1 2 एंड 3, सो 3 टोटल नंबर ऑफ एक्स एट सिंगल पोजीशन पूरे कॉलम में ये 3 बार आया है, और टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस इन दैट MSA इज 5। सो आप 3/5 कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 6.6। हमने यहाँ पे 0.6 लिख दिया। इसी कॉलम में टी कितनी बार आया है, सिंगल टाइम्स, सो रॉ फ्रीक्वेंसी हो गई 1/5 विच इज 0.2। सी कितनी बार आया है, सिंगल टाइम्स, so this is 1/5 again and this is 0.2। तो आप देख सकते हैं C यहाँ पे 0.2 है, T भी 0.2 है, A जो है 0.6 है, और G is missing in first position और फर्स्ट कॉलम, तो G के सामने डैश लिख दिया गया। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट रॉ फ्रीक्वेंसी। तो हम पूरे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में रॉ फ्रीक्वेंसी हर पोजीशन की या हर कॉलम की, हर रेजिड्यू की निकाल के इसमें लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ओवरऑल फ्रीक्वेंसी भी है, तो ये ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है। ओवरऑल फ्रीक्वेंसीज ऑफ A, T, G एंड C विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब हम इसमें काउंट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ रेजिड्यूज इन MSA इज 30, 5 सीक्वेंसेज है और 6 पोजीशन तक लिखा गया है, ये दिखाया गया है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो 5 × 6 इज 30। फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी रेजिड्यू x जो है ATGC को रिप्रेजेंट करता है। सो टोटल नंबर ऑफ x इन MSA, टोटल नंबर ऑफ x, फॉर एग्जाम्पल A इन MSA, तो A को हम काउंट कर लेंगे टोटल में। इस रॉ फ्रीक्वेंसी निकालते समय एक पोजीशन पे यानी कि एक कॉलम में काउंट किया था, यहाँ पे हम काउंट करेंगे पूरे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. This is 9. Then it is divided by 30. So 3/10 at 0.3। T को काउंट करेंगे, वो टोटल मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में 6 है, तो दिस इज 2/10 and 0.2। Then 8 divided by 30 comes to 0.26 and 7/30 which is for C comes to 0.23। तो अब इस तरह से ये यहाँ पे ओवरऑल फ्रीक्वेंसीज A की 0.3 हो गई, 2 हो गई, 0.2, 0.27 एंड 0.23। तो ये ओवरऑल फ्रीक्वेंसीज हमने कैलकुलेट कर ली जो कि इस मैट्रिक्स में चाहिए हैं। नेक्स्ट, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वैल्यूज इन द मैट्रिक्स। नॉर्मलाइज द वैल्यूज, ये फ्रीक्वेंसी पिछले स्लाइड में निकाली हुई है। अब क्या है, नॉर्मलाइज द वैल्यूज बाय डिवाइडिंग देम बाय ओवरऑल फ्रीक्वेंसी। हर वैल्यू को
डिवाइड करेंगे उसकी खुद की ओवरऑल फ्रीक्वेंसी से, उससे वो नॉर्मलाइज होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है 0.6, this will be divided by 0.3 and that is equal to 2। यहाँ पे 2 आ गया। पोजीशन 1 रो 1 फर्स्ट सेल एंड वैल्यू इज 0.6 थी वैल्यू। अब उसको और उसकी ओवरऑल फ्रीक्वेंसी 0.3 थी, इन दोनों को आपस में डिवाइड करने से 2 वैल्यू आ जाती है एंड दिस इज द नॉर्मलाइज्ड वैल्यू। तो इस तरह से हर पोजीशन पे नॉर्मलाइज्ड वैल्यू अब लिख देंगे, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी वही है। ये सारे हमें कैलकुलेशंस करने थे। नाउ आप ये देखिए, दीज आर द स्टेप्स। इसमें ये हमारी ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है, फिर उसको कन्वर्ट किया है रॉ फ्रीक्वेंसी टेबल में, उसके बाद उसको नॉर्मलाइज किया गया है एंड फाइनली इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके क्या किया है, यहाँ पे ओवरऑल फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाई जा रही है, कन्वर्ट द वैल्यूज़ टू लॉग टू बेस ऑफ 2। इसके आगे इनको लॉग में कन्वर्ट कर दिया गया है बेस 2 पे। And these are the steps written. Raw frequency of each residue at each column position from multiple sequence alignment are first counted. The frequencies are normalized by dividing positional frequencies of each residue by overall frequencies so that scores are, अब इसका फायदा क्या है, scores are length and composition independent. The values are converted to probability values by taking to the logarithmic logarithm and normally to the base of 2. Then in this way the matrix values become log odds scores of residues occurring at each alignment position. ये सबसे खास बात है, log odds scores values के फॉर्म में यहाँ पे दिखाए जाते हैं। Then in this matrix, a positive score represents identical residue or similar residue match. अब जो यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करेंगे, ये कंसेंसस है, इसको किसी क्वेरी से कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव करके फिर हम अभी कैलकुलेशन करके देखेंगे कि क्वेरी से जब कंपेयर किया जाता है तो पॉजिटिव स्कोर किसे कहते हैं या नेगेटिव स्कोर किसे कहते हैं। इफ़ पॉजिटिव स्कोर आता है तो दैट रिप्रेजेंट्स आइडेंटिकल रेजिड्यू और सिमिलर रेजिड्यू मैच एंड अ नेगेटिव स्कोर रिप्रेजेंट्स अ नॉन कंजर्व्ड सीक्वेंस मैच। दिस इज अ डिस्टिल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर ग्रुप ऑफ रिलेटेड सीक्वेंसेस providing a quantitative description of degree of sequence conservation at each position of a multiple alignment. यहाँ में रेजिड्यू कंजर्वेशन भी दिख रहा है जो कि हर पोजीशन पे क्या है। सो दिस इज अ कंसेंसस। नाउ this probabilistic model can then be used like a single sequence for database searching and alignment, or can be used to test how well a particular target sequence fits into the sequence. To know how well does a new sequence AACTCG fit into the matrix, जो मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट की है उसके लिए ये क्वेरी सीक्वेंस है और इन दोनों में कैसे मैच देखेंगे वो हम आपको अब बता रहे हैं। तो फाइंड द न्यूक्लियोटाइड्स एट रेस्पेक्टिव पोजीशंस ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें ए फर्स्ट 2 पोजीशंस पे है, हाँ है, इसको एनसर्कल कर लिया। थर्ड पोजीशन पे सी है तो सी की वैल्यू लिख ली यहाँ पे, इन सबको प्लस करते जा रहे हैं। बट टी जो है वो 4th पोजीशन पे है, हाँ है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे नोट कर ली।
देन फिफ्थ पोजीशन पे अगेन सी है, तो हाँ है, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख ली। एंड फाइनली सिक्स पोजीशन पे जी है अगर, तो उसकी वैल्यू भी यहाँ लिख ली। इन सारों को कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट द सम ऑफ लॉग ऑड्स स्कोर। अब इसका क्या मीनिंग है? द मैचिंग positions for the new sequence are circled in the matrix. The probability values of the sequence at respective positions of matrix can be added to produce sum of scores. इसको क्या कहेंगे? Sum of scores है. In this case, total match score for a sequence is 6.33. Because the matrix values have been taken to logarithm to the base of 2, the scores can be interpreted as the probability of the sequence fitting the matrix as 26.33 or 80 times more likely than the random chance. 80% पॉसिबिलिटी है कि ये जो है ये सीक्वेंस इस कंसेंसस के साथ मैच करता है. Consequently, the new sequence can be confidently classified as a member of the sequence family. ये जो जिसका ये मॉडल है सीक्वेंस, जिस फैमिली सीक्वेंस का ये मॉडल है उसमें ये नया सीक्वेंस फिट होता है और इसलिए ये जो है ये इसी सीक्वेंस फैमिली का एक मेंबर है. The probability values in the PSSM depend on the number of sequences used to compile the matrix. Obviously कितने multiple sequences को लेके ये मॉडल बनाया गया है उस पे भी इससे जब क्वेरी सीक्वेंस को कंपेयर किया जाता है तो मैचिंग की डिपेंडेंस होती है. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज ऑन एंड अनऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज दोनों का मीनिंग इसमें है. फिर भी कितनों के से मैच करके इनको डेवलप किया है वो भी मायने रखता है जब नई क्वेरी सीक्वेंस से हम कंपेयर करके उसे इस सीक्वेंस फैमिली का मेंबर कहते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं कि वो इस सीक्वेंस फैमिली का मेंबर नहीं है. सो दिस इज हाउ दिस कंसेंसस और PSSM कैन बी कैलकुलेटेड और कैसे नए क्वेरी को इससे कंपेयर करके उसका मीनिंग निकाला जा सकता है. दिस इज ऑल फॉर टुडे. Thank you. If you like my lecture, please like it, subscribe it, and share it.